हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज आप पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 29 जून 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कार्टून इमेज जो एडिटोरियल पे है वो पंजाब में जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी चल रही है उसको लेकर है। तो इसमें जो नवजोत सिंह सिद्धू और वहाँ के मुख्यमंत्री जो अमरिंदर सिंह हैं, उनके बीच में जो आपसी झगड़ा हो रहा है पोस्ट को लेकर, पद को लेकर और पार्टी की वर्किंग को लेकर, गवर्नमेंट की वर्किंग को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर यह है आपसी झगड़ा इन दोनों के बीच में दिखाया गया है। और इसी बीच जो अब जो पार्टी है वो एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि आप हमारे साथ में चुनाव लड़िए और आप अगर हमारे साथ में चुनाव लड़ते हैं तो हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। तो ये एक पॉलिटिकल इमेज आर्टिस्ट ने आज एक कार्टून एडिटोरियल पे छपा है। चलिए बढ़ते हैं पहले आपने न्यूज़ सेक्शन की तरफ। दोस्तों, आज जो डाटा एनालिसिस में सबसे अपना जो डाटा आया है वो ईटिंग हैबिट्स को लेकर और जो 21 एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका जो प्राइस लेवल अभी हाल ही में राइज हुआ है उसको लेकर बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि जून 2021 में 500 रुपये से ज़्यादा जो है वो स्पेंडिंग बढ़ गई है एसेंशियल कमोडिटीज़ पर। और 2016 से अगर 2019 के बीच का अगर एवरेज लगाया जाए तो ये एवरेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो हंगर वॉच रिपोर्ट्स है उसके अनुसार ये सर्वे में पता चला है कि जो 27% हैं लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब खो दी है नेशनल लॉकडाउन के दौरान। और 24% जो लोग हैं उनकी इनकम आधी हो गई है अक्टूबर 2020 के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से जो ईटिंग हैबिट हैं वो भी लोगों की चेंज हो गई हैं और महंगाई भी इसी दौरान बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो दालें और खाने का जो तेल होता है, एडिएबल ऑयल होता है, उसमें 64% तक का जो है वो डिक्रीज देखा गया यूज़ में। और इनका जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और कई कई तो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसमें लगभग दुगना हो गया है 2016 से 19 के बीच में जो एवरेज था और उसको देखें और जून 2021 का अगर एवरेज देखें तो उसके प्राइस में काफ़ी अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बिल है, जो प्राइस है वो इनका बहुत बढ़ गया है। 21 कमोडिटीज़ का जो पर केजी पर लीटर का इसमें प्राइस दिया गया है, इसमें 2016 से लेकर 2019 तक का जो एवरेज है वो दिखाया गया है। और जून 25 2021 के दिन जो प्राइस थी उसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जो सनफ्लावर ऑयल है वो 172 रुपये का भी आ रहा है, लेकिन जो एवरेज था वो 96 रुपीज़ मात्र था। तो देखिए लगभग दुगना हो गया है। इसी के साथ ही जो चाय है, टी है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सोया ऑयल है जो खाने का तेल है उसमें भी लगभग दुगने की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार जो ये 21 कमोडिटीज़ हैं उन 21 कमोडिटीज़ की जो प्राइस हैं वो लगभग काफ़ी बढ़े हैं हर चीज़ में ही। और इस प्रकार ये अगर एवरेज 24 कमोडिटीज़ के प्राइस का अगर 1 किलो के हिसाब से कंजम्पशन अगर हम देखें तो इनका जो 2016 से 19 के बीच में जो एवरेज आता है वो 1461 आता है। और जून 25 को अगर टोटल अपन अगर 21 कमोडिटीज़ का करके देखेंगे तो 1997 रुपये आता है। तो लगभग जो 500 रुपये का जो इसमें डिफरेंस आया है उसको लेकर बात इसमें कही गई है। जो 500 रुपये का जो खर्चा है वो कंज्यूमर का बढ़ा है और 500 रुपये उसको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि 24% जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा चुकी हैं और 27% जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा चुकी हैं और 24% जो हैं उनकी सैलरी आधी हो गई है। तो इस प्रकार की बात इस
डाटा में कही गई है। दूसरी ओर जो इनकम का ड्रॉप है, वो इनकम का ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 27% लोगों की जो नौकरी है वो इसमें जा चुकी है। इस प्रकार जो जिनके कोई इनकम नहीं है भी हाल फिलहाल में वो 27% लोग हैं, और जिनकी आधी हो गई है वो 24% लोग हैं, जिनकी चौथाई हो गई है वो 20% लोग हैं। ऐसे करके जो जिनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है वो 19% लोग हैं, और जिनकी चेंज नहीं हुई है वो देखिए मात्र 6% लोग हैं, जिनकी जो सैलरी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस प्रकार बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं। दूसरी ओर जहाँ पर एक 21 कमोडिटीज़ की प्राइस की बात कही गई है, उसमें आप यूज़ में अगर देखेंगे तो जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन में भारी गिरावट देखने को मिली है। जहाँ पर ये राइस और वीट का जो कंजम्पशन था वो 24% डिक्रीज़ हुआ है। और तो ऐसे लोग जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन कम हो गया है वो 24% ऐसे लोग हैं, और जहाँ पर जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हुआ है ऐसे 30% लोग हैं। जहाँ पर बड़ा है वो 16% लोग हैं, और जहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ वो भी 26% लोग हैं। तो कुल मिलाकर सब जो रेशियो है वो राइस और वीट के केसेस में एकदम बराबर सा ही है। और पर्ल्स के केस में आप देखेंगे तो थोड़ी गिरावट ज़्यादा आई है, और सब्जियों के केस में देखेंगे तो इसमें गिरावट बहुत ही ज़्यादा आई है। 38% जो है 35% जो लोग हैं उन्होंने अभी यूज़ कम कर दिया है, 8% लोगों ने यूज़ बढ़ाया है, और जो नो चेंज है जिनमें कोई अंतर नहीं पड़ा है ऐसे 15% लोग हैं। तो 38% लोग हैं जिन्होंने वेजिटेबल्स का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही कम कर दिया है, सब्जियों का कंजम्पशन बहुत कम कर दिया है। इसके अलावा एग और मीट हैं जो जिनका कंजम्पशन भी डिक्रीज़ हुआ है 43%, लगभग आधे से थोड़ा कम इसमें गिरावट आई है। और 48% में थोड़ा कम हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ 3% हुआ है, और कोई चेंज के साथ में 10% लोग हैं। तो इस प्रकार का डाटा आज इस डाटा की जो शीट है उसमें प्रस्तुत हुआ है कि किस प्रकार से जो लोगों के खाने की हैबिट्स हैं वो लॉकडाउन के कारण जो हैं वो चेंज हो गई हैं। लॉकडाउन में सैलरी जो है वो भी लोगों की कम हुई है, और जॉब्स भी लोगों की जो कम हुई है। इसी कारण से लोगों के पास में खर्च करने को पैसा नहीं है, और खर्च करने को कम पैसा है। तो ऐसी स्थिति में जो महंगाई है वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण से यह जो डाटा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो हंगर वॉच जो रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा दी जाती है, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो ये 21 कमोडिटीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 21 आवश्यक जो सामग्री है उसमें कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। इस प्रकार प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस लिस्ट को भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा, और डाटा को भी ध्यान में रखिएगा। जो मेंस में अगर आपके इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों आज के इस आर्टिकल में जो सबसे पहले बात की गई है वो सेडिशन को लेकर की गई है। लक्षद्वीप में अभी हाल ही में एक फिल्म मेकर हैं आयशा सुल्ताना, इनको सेडिशन के चार्ज के अगेंस्ट में तलब किया गया था, और कोर्ट में पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया था, जहां सेडिशन के चार्ज इनके ऊपर लगाए गए थे। इन्होंने कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसके बाद में अपनी याचिका दी थी, जिसे केरला हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, और एंटीसिपेटरी बेल जो है वो इनको दे दी गई है। सेडिशन का केस इनके ऊपर लगाया गया था, और कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 153 और जो सेक्शन 124A है, जिसमें सरकार की क्रियाकलापों के विरुद्ध जनता को भड़काने और उकसाने जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं,
उनका जो केस है वो कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई केस नहीं बनता है, इसलिए जो इनकी गिरफ्तारी है वो अभी नहीं है। गिरफ्तारी के विरुद्ध में इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है। तो आज के इस आर्टिकल में फिर से यही बात कही गई है, जो सेडिशन का जो लॉ है इसे एक बायो वेपन के रूप में काम में लिया जा रहा है। और जहाँ भी किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा इस सेडिशन के लॉ को एक बहुत ही गलत तरीके से यूज़ में लिया जा रहा है। इस यही बात वापस से कोर्ट ने कही है। और आपको ध्यान होगा कि जो लक्षद्वीप में अभी हाल ही में जो लॉज वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने पास किए थे, और वहाँ पर जो लॉज उसमें कोविड-19 को लेकर जो रिलैक्सेशन दिया गया था लक्षद्वीप आने वाले लोगों को, उसके विरोध में इन्होंने बात कही थी। दूसरा जो डेयरी फार्म थे, वो डेयरी फार्म को बंद कर और जो मीट जो मील में दिया जाता था, मिड डे मील में दिया जाता था, उसे भी बंद करने का ऐसा नया नियम इन्होंने बनाया था। उसके विरोध में इन्होंने कुछ बातें बोली थी कि और धरना प्रदर्शन देने की बात कही थी। तो उसके अगेंस्ट में इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, और सेडिशन का चार्ज लगा के इन्हें हाजिर होने के लिए कहा था थाने में। हालांकि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया है। तो उसी को लेकर इसमें बात कही गई है कि जो सेडिशन का चार्ज है उसे बहुत ही रिगरस तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से यूज़ में लिया जा रहा है। और जब तक इसका यूज़ इस तरीके का बंद नहीं होगा और सेडिशन के लॉ का कोई यूज़ नहीं रहेगा, सेडिशन का लॉ जो है वो देश की जो अखंडता को बनाए रखने के लिए और इस प्रकार के यूज़ के लिए किया जाए तो ही बेहतर होगा। हालांकि ये एक आज़ादी से पुराना एक लॉ है जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। उसी बात को इस आर्टिकल में कही गई है। साथ ही ये दूसरा जो आर्टिकल है इसमें भी सेडिशन के लॉ को लेकर बात कही गई है। सेडिशन का लॉ जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर घोषित करने की बात इस आर्टिकल में इनके द्वारा की गई है। और कहा गया है कि केदारनाथ केस में जो जजमेंट 1962 में दिया गया था, 1962 में दिया गया था, उसे भी रिव्यू करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और उन्होंने बताया कि केदारनाथ केस में जो इनका जजमेंट दिया गया था उसमें यही बताया गया था कि जो सेडिशन का लॉ है, अगर उसमें पब्लिक ऑर्डर और गवर्नमेंट जो है उसको अगर उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सेडिशन का लॉ लागू होता है। इसके अलावा अगर कोई भी अगर बात पब्लिक ऑर्डर और डिस्टर्बेंस को लेके, वायलेंस को लेकर नहीं है, तो सेक्शन 124 के अंदर इनको बुक नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। ऐसी बात इस जजमेंट में कही गई थी जिसमें पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस को मेन माना गया था। तो उसके अलावा जो सेडिशन का चार्ज है आजकल नॉर्मल वे में ही लगाया जाता है, और जो भी सरकार के खिलाफ बात करता है या बोलता है तो उसे सेडिशन का चार्ज लगाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसके अलावा इसमें जो डिसअफेक्शन की बात कही है, सरकार के विरुद्ध जो असामान्य स्थिति पैदा करने की बात कही गई है, उस स्थिति को लेकर जो गिरफ्तारी की जाती है उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो गिरफ्तारी की जाती है उनमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता जिसमें कि वायलेंस और डिसऑर्डर जो इसके मेन मुद्दे हैं इस आर्टिकल के, उसको लेकर बात की जाए। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट अगर कोई किसी पॉलिसी में, अगर किसी बात में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और कोई उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है और ये कहता है कि गवर्नमेंट तो ठीक है लेकिन जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध अगर कोई बोल दे कि गवर्नमेंट भी बेकार है और इसकी पॉलिसीज़ भी बेकार हैं, तो ऐसी स्थिति में सेडिशन का लॉ उसके ऊपर लगा दिया जाता है और सरकार के विरुद्ध बोलने के एवज में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर बेल भी उनको तब तक नसीब नहीं होती है जब तक कि कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके कोर्ट में पेश नहीं की जाए, तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसमें जो पुलिस मैन होते हैं जो गिरफ्तारी करते हैं, जो पुलिस होती है वो ही मेन होती है, वो ही डिसीजन
लेती है कि ये सेडिशन का चार्ज इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस स्थिति में जो पुलिस की जो भूमिका होती है इसमें, उसमें भी संदेह होता है। बेसिकली जो आप देखेंगे, जो आर्टिकल 19 है जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, उस आर्टिकल में एक जो प्रॉब्लम है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाउंड किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्पीच जिससे पब्लिक डिसऑर्डर होता हो और साथ ही जो वायलेंस क्रिएट करने के लिए या देश के प्रति या देश की जो अखंडता है उसे नष्ट करने के लिए अगर कोई ऐसी स्पीच दी जाती है तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का जो विचारों का प्रस्तुत करना या कुछ भी बोलने का अधिकार भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। तो ये जो पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस को लेकर जो बात है, इसी के ऊपर ही जो या IPC का जो सेक्शन है 124A वो आधारित है, और इसी के आधार पर ही इस सेडिशन के लॉ में गिरफ्तारी की जाती है। सेडिशन का लॉ जो है वो कई साल पहले 1870 में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, और अंग्रेज़ों के द्वारा इसमें यह आर्टिकल इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी सरकार के विरुद्ध जाकर कोई भी बात किसी भी प्रकार की नहीं कह पाए। तो इस प्रकार इतने पुराने जो लॉ थे जो आज़ादी से पहले थे, जो अंग्रेज़ों ने अपने यूज़ के लिए बनाए गए थे, उस लॉ को अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया गया है, और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा इन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। जो भी लोग इनके अगेंस्ट में बात करते हैं उन्हें ये लोग सेडिशन का चार्ज लगाकर और उनकी जो आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है, जबकि आप देखेंगे कि कई जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वो उन्होंने सेडिशन के चार्ज उनके ऊपर लगाए गए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे और महात्मा गांधी उसमें प्रमुख थे। इस प्रकार के सेडिशन के चार्ज इनके ऊपर लगाए गए थे, और प्राइवी काउंसिल जो उस समय होती थी उस प्राइवी काउंसिल ने भी इसे माना था कि भाई इस प्रकार के जो चार्ज हैं वो देश के हित के अगेंस्ट में हैं और इसे कैरी किया जाना चाहिए, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो लॉ है उसे अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है, और केदारनाथ का जो इन्होंने जजमेंट दिया था 1962 में, उसमें भी यही कहा था कि पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई स्पीच दी जाती है, तो उसे ही सेडिशन माना जाएगा, उसे ही राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह माना जाएगा। इसके अलावा किसी और चीज़ को देशद्रोह नहीं माना जाएगा। उसके अलावा जो अट्टा मजुमदार और एम्परर के बीच में जो 1942 में केस हुआ था, उसमें भी सेडिशन के चार्ज को लेकर यही कहा गया था कि इसमें जो पब्लिक डिसऑर्डर है उसकी जो बात है उसे ही बेस बनाकर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने से मना कर दिया गया था। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो कुल मिलाकर जो सेडिशन का चार्ज है, वो सेडिशन के चार्ज अभी हमारे देश में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और ये सेडिशन के चार्ज में जुडिशरी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के एक जो जर्नलिस्ट थे उन्हें भी हाई कोर्ट ने एक राहत दी थी और कहा था कि सेडिशन का चार्ज है वो उनके ऊपर नहीं लगता है। विनोद दुआ उनका नाम था, एक जर्नलिस्ट थे हिमाचल प्रदेश के। इसी के साथ में जो आर्टिकल 19(1)(a) है जिसमें ये इस प्रकार का वर्ड जोड़ा गया है, और आर्टिकल 19(2) है जिसमें पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस को लेकर और इस प्रकार की चीज़ों को लेकर उसमें बात कही गई है। तो इन वर्ड्स को या तो मॉडिफाई करना होगा या कॉन्स्टिट्यूशन में से इन्हें रिमूव करना होगा, ताकि जो सेडिशन जैसे जो चार्ज हैं जो कि प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और किसी भी आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन चार्ज को फ्रीली किसी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। और जो सेडिशन का चार्ज देकर राजद्रोह का चार्ज लगाकर जो बात उनके ऊपर कही जाती है और जिस प्रकार का डिफेम उन्हें मिलता है वो उनके परिवार के लिए और उनके लिए दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस प्रकार जो एक सेडिशन का चार्ज है वो बहुत ही बड़ा चार्ज है। राजद्रोह देशद्रोह का मामला इसमें
बनता है, तो इस प्रकार के चार्ज किसी के ऊपर लगाने से पहले सरकार को पुख्ता जानकारी करनी चाहिए और अपने किसी भी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर कही गई है। निजीकरण, जो भारत में जितनी गवर्नमेंट PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनका जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसको एक बार फिर से सोचने की बात इसमें कही गई है। और जो आज के समय में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन हुआ है हमारी इकोनॉमी का कोविड की वजह से, उसके दौरान इन चीज़ों को, प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ों को वापस से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, आप समझते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है, उस प्राइवेटाइजेशन के दौरान निजीकरण होने से वर्किंग एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन आज के समय में जहाँ पर जो रोज़गार है उनका जो नंबर है वो घटा है, लोगों की इनकम है, सैलरी है, वो भी घटी है। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन किया जाना ठीक होगा या नहीं होगा, इस बात को पुनः विचारने के लिए इनके द्वारा इसमें बात कही गई है। और कहा गया है कि जो 1991 से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जो इकोनॉमिक के जानकार होते हैं, जो इनके एडवाइज़र होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, उनकी पहली चॉइस रहती है कि जब भी गवर्नमेंट पे कोई ना कोई भार पड़ता है तो उसका निजीकरण कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो NDA की सरकार है, उसके द्वारा भी 2000 में इस प्रकार के मॉडल को प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो उस समय उनके द्वारा यही कहा जाता था कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन अभी जो देश में स्थिति बन रही है उसमें प्राइवेटाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उनका एक पहला फर्स्ट चॉइस बन गया है कि अगर कोई भी चीज़ डाउनग्रेड पे है या कोई भी सरकार के द्वारा मैनेजेबल नहीं है तो उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि इनको, जो सरकार को वापस से यह सोचना होगा कि लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी में जो संकुचन हुआ है, उसकी वजह से बैंक का जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो भी बढ़ा है। और इस स्थिति में किसी भी संस्था का प्राइवेटाइजेशन किया जाना, उससे और निजी हाथों में देना और भी स्थिति को ख़राब कर देगा। क्योंकि जो निजी जो एजेंसीज होती हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, वो कभी भी जो कंज्यूमर के बारे में या वहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में कभी भी सोच कर डिसीजन नहीं लेते हैं। वो सिर्फ अपने एक प्रॉफिट जो होता है उसे लेकर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में निजीकरण किया जाना, जबकि अभी पेंडेमिक की स्थिति है, स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों के पास में काम नहीं है और उनके पास में पैसे भी नहीं है, ऐसी स्थिति में निजीकरण किए जाना इस चीज़ को और बढ़ावा देगा और जो है इनके कंज्यूमर और सरकार के बीच में जो ये डिफरेंस है उसे और भी बढ़ा देगा। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें जो सरकारी मशीनरी है वो एकदम बंद पड़ी है, उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसे पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से इस प्रकार का निजीकरण का डिसीजन नहीं लिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल, उनकी जो कंस्टिट्यूंसी होती है, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के द्वारा वोट बैंक को डिस्टर्ब करने की बात इनके द्वारा सोची जाती है। ऐसी स्थिति में जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो नहीं लिया जाता है और ख़राब जो मशीनरी होती है उसे समय पर अगर बेच दिया जाए तो समय पर बेचने से उस मशीनरी की जो यूज़ का के हिसाब से जो उसका प्राइस है वो मिल सकता है और लेबर को जो एडजस्टमेंट है वो किसी और जगह पे सही तरीके से करने पर उस प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं की जा सकती, पैदा होती। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है कि इस प्रकार के डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, ना कि डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़कर इस स्थिति को और भी गहरा किया जाता है।
दूसरी बात यह है कि सरकार के द्वारा इस तरीके के डिसीजन लेने से पहले यह चीज़ देखनी चाहिए कि जो जिस चीज़ को वो सेल कर रहे हैं वो वापस से ग्रो हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर वो ग्रो नहीं हो सकती तो उसका परमानेंट मशीनरी का सेल, उसका लैंड का सेल या किसी अन्य चीज़ों का सेल परमानेंटली किया जाना ठीक रहेगा। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई अवसर है जिसमें आज सिर्फ कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चल रही है, अस्थिरता है मुद्रा को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान कर कर, स्थिरता प्रदान कर कर उसे निजीकरण से बचाया जा सकता है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है वो आप एयर इंडिया में देख सकते हैं। एयर इंडिया में जो डेप्ट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और आईटीडीसी जो है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का कॉर्पोरेशन है, उसमें भी इस प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर सरकार सोच कर इन चीज़ों को निजीकरण होने से बचा सकती है, और इन्हें वापस से अगर आर्थिक स्थिरता प्रदान की जाए तो यह अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। इनके मैनेजमेंट को सुधारा जा सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल दिया जा सकता है निजीकरण करने के बजाय। निजीकरण करने से जहाँ एक और लेबर को तो नुकसान होता ही है, और दूसरी और कंज्यूमर होता है उसके ऊपर भी भार पड़ता है, क्योंकि निजीकरण करने के पश्चात जब जो निजी कंपनियां होती हैं वो इस पर कार्य करती हैं तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं और किसी और चीज़ को वो अमल में नहीं लाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को हर तरफ से नुकसान ही होता है, और सरकार अगर चाहे तो इसमें जो मेन जो स्टेक होता है, जो इसकी होल्डिंग होती है, वो अपने पास में रखकर किसी और कंपनी को सिर्फ चलाने के लिए इसे दे सकती है, ताकि वो प्रॉफिट देकर कंपनी भी चल सके और सरकार को भी फ़ायदा हो सके। लेकिन ऐसा मॉडल सरकार से पूरी क्षेत्रों में ला सकती हैं जहाँ पर कंज्यूमर का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और कंज्यूमर पर अगर किसी भी प्रकार का भार पड़ेगा तो मोर और लेस जो गवर्नमेंट को ही नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। दूसरी ओर चाइनीज़ मॉडल पर भी कार्य करने की जो बात है इनके द्वारा कही गई है कि चाइनीज़ जिस प्रकार से अपने बिजनेस को लेकर एग्रेसिव रहते हैं और उसका प्राइवेटाइजेशन करने से पहले जो उसकी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और कॉस्ट को लेकर जो डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन के कारण वहाँ का जो बिज़नेस है हमेशा से ही ग्रो कर रहा है। और फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 124 कंपनियाँ जो हैं वो चाइनीज़ हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार निजीकरण किया जाता है, तो निजीकरण करने से पहले जो बैलेंस एक उनके प्रॉफिट में और उनके स्टेक को लेकर किया जाता है, उस प्रकार का बैलेंस ही भारत को तैयार करना होगा, ताकि जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी भारत की या कंपनी की जिस प्रकार सरकार निजीकरण करती है तो उसमें हिस्सेदारी 51% से कम रहे, ताकि सरकार को किसी प्रकार का खर्चा या कोई अन्य चीज़ वहन नहीं करनी पड़े। दूसरी ओर जब प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट में सरकार की भी हिस्सेदारी हो, और उस हिस्सेदारी से प्रॉफिट से या किसी भी प्राइस की बढ़ोतरी से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो कंज्यूमर पर डायरेक्ट नहीं पड़े, जिससे कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो उनकी जो स्थिति है वो पब्लिक में ख़राब नहीं हो। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है कि चाइनीज़ मॉडल को भी हम अपना सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम किसी भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में अगर स्टेक अगर अपने पास में रखते हैं तो इसके द्वारा जो भविष्य में होने वाले लॉस और प्रॉफिट दोनों की ही जिम्मेदारी, दोनों में ही हिस्सेदारी सरकार की बन जाती है। तो जिससे जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिस मंशा को लेकर किया जाता है वो मंशा पूरी नहीं हो पाती है, और तो सरकार को उस स्थिति में भी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन जो स्थिति में देखकर सरकार उसका प्राइवेटाइजेशन करती है और उसमें भी स्टेक अपने पास में रखती है, मैनेजमेंट खुद ही रन करती है, तो ऐसी स्थिति में भी लॉस होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिसमें भी फिर सरकार की हिस्सेदारी हो जाती है। सरकार को चाहिए कि इन बिजनेस को बढ़ावा दे और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे, और आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री का और इस देश का सपना है उसे बढ़ावा मिले। इस प्रकार की बात इसमें बताई गई है कि प्राइवेटाइजेशन एक सीधे तौर पर किया जाने वाला खेल नहीं है, इसे डायरेक्टली नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए।
बल्कि इसके जो प्रॉज हैं और कॉन्स हैं, जो फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हैं, उन दोनों को ही देखकर इस प्रकार का डिसीजन लिया जाना चाहिए, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कही गई है कि जो एफडीआई का जो इनफ्लो है वो अभी जो गवर्नमेंट ने बताया है वो बढ़ा है और एफडीआई का हमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी प्राप्त हुआ है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके लिए जो भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो लॉज हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इस स्थिति में अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें जो लॉस है उसकी क्रेडिबिलिटी जो उसकी जो योग्यता है वो भारत सरकार के द्वारा नहीं ली जाती है और सारा जो नुकसान होता है वो कंपनी को ही उठाना पड़ता है। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो नियम है, जो लॉज हैं उसमें शिथिलता लाने की बात कही गई है और जो लॉस की स्थिति अगर किसी कंपनी के द्वारा पैदा होती है जिसका एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है, तो उस स्थिति में उस कंपनी को भी सहारा देने की बात इसमें कही गई है और कहा गया है कि उस कंपनी को सीधा ही बाहर नहीं किया जाना चाहिए। उस कंपनी का जो लॉस एंड या प्रॉफिट है, जो भी स्थिति उनके द्वारा बन रही है, उस स्थिति को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी कारण इन्हीं जो टैक्सेशन को लेकर, जो लॉस को लेकर जो प्रॉब्लम थी, इसी वजह से जो वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होने वाला था वो नहीं हुआ। क्रेन जो एनर्जी करके एक बहुत बड़ी एनर्जी की कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो भारत में नहीं हुआ था। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी। तो जो भारत के जो कॉमर्स को लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर लॉ है, टैक्सेशन को लेकर जो लॉ है, उनके ऊपर सुधार करने की बात इसमें कही गई है। और आपको पता होगा कि जो ग्रुप ऑफ 8 की अभी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी इस बात को कहा गया था कि एक यूनिवर्स लॉ को लाया जाएगा और उसी के हिसाब से टैक्सेशन की बात की गई थी और उस हिसाब से टैक्स लगाने की बात, कर लगाने की बात कही गई थी कि उसी के हिसाब से हमें देशों के में जो आंतरिक जो आदान प्रदान होगा व्यवसाय का या किसी भी माल का, उसके अनुसार ही उसमें टैक्स लिया जाएगा। उन कंट्रीज़ में वही टैक्स की दरें काम करेंगी, कोई भी टैक्स अपने हिसाब से किसी देश के द्वारा नहीं लगाया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। और इसके अलावा जो भारत का जो नज़रिया है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक विज़न दिया गया है वो मेक इन इंडिया का, तो उस विज़न को भी यहाँ पर फुलफ़िल करने के लिए ऐसा किया जाना बहुत ज़रूरी है। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो मेक फॉर द वर्ल्ड का भी जो सपना देखा गया है उसको भी इसके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की है और वो अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में उसमें एफडीआई का इनफ्लो तो भारत में बढ़ेगा ही, साथ ही उस कंपनी के द्वारा जो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उन्हें विदेश में या बाहरी जगहों पर निर्यात किया जाएगा। तो उस स्थिति में मेक फॉर द वर्ल्ड का जो हमारा कंसेप्ट है जिसे हम लागू करना चाहते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। कुल मिलाकर जो भारत को जो टैक्सेशन के लॉ हैं उन्हें एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है और किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम उन लॉज में शिथिलता देकर ला सकते हैं, उसे कैप्चर करने की बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास में अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।